तो नमस्कार बच्चों, हम आ चुके हैं आपके पास एक नया वीडियो लेके। इतना डिले इस वीडियो में हो रहा था इसलिए सॉरी, क्योंकि जैसा आपको दिख रहा है हमारे पीछे डिजिटल बोर्ड है। हम नए स्टूडियो की तैयारी कर रहे थे और आपके लिए नया कुछ प्रेजेंट करने की कोशिश में थे। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए और हमें 1000 सब्सक्राइबर तक इसी मंथ पहुँचाने की कोशिश कीजिए। तो हम नया वीडियो स्टार्ट करेंगे 12th सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो आपका चैप्टर है। और अभी थोड़ा इसे चलाने में नहीं आता है तो इग्नोर करिएगा और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो आइए इसे खोलते हैं और पढ़ते हैं। तो हेडिंग जैसी कि आपको दिख रही है, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो आपका 3rd टॉपिक है। फर्स्ट और सेकंड टॉपिक ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हेडिंग है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? हेनरीज लॉ तक आप पढ़ चुके हैं, उसकी वीडियो हम दे देंगे। तो राउल्ट्स लॉ कहता है कि दैट अ सॉल्वेंट्स पार्शियल वेपर प्रेशर इन अ सॉल्यूशन इज इक्वल और आइडेंटिकल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी दिख रहा है, पर ये मोल फ्रैक्शन आखिर कह क्या रहा है? देखिए, हम आपको फॉर्मूला लिख के बताते हैं। तो आपसे कहा सॉल्वेंट्स पार्शियल वेपर प्रेशर, जिसको P से दिखाते हैं हम, इज़ इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को हम P0 से दिखाते हैं और मोल फ्रैक्शन को हम दिखाते हैं चाई से। तो ये रहा आपका मल्टीप्लाइड बाई चाई। अब चाई ही क्यों कह रहा है, ये मोल फ्रैक्शन क्यों कह रहा है, हम इसकी बात करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो होता है, मोल फ्रैक्शन डिटरमाइन करता है फ्रैक्शन को, कितना फ्रैक्शन किसी सॉल्यूट का किसी में डिज़ोल्व है। और ये आपका फाइनल फार्मूला आ जाता है, ये आपसे पूछा जाएगा। कई बार आपसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ भी पूछा जाता है, तो आप ये सब लिख देंगे जहाँ पे हर चीज़ की वैल्यू दी है। जहाँ पे चाई मोल फ्रैक्शन का भी फार्मूला आपको बता देते हैं हम, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो अगर सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स Na है और सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स Nb होता है, तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होगा वो मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। इसी तरीके से हम मोल फ्रैक्शन को या चाई को लिखते हैं। तो ये हो जाता है राउल्ट्स लॉ, जिसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपसे एग्ज़ाम में अलग से भी पूछा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे दो सॉल्वेंट की, अगर दो अलग अलग सॉल्यूशन को एक साथ मिक्स किया जाए तो उस सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर होगा वो दोनों सॉल्वेंट के या दोनों सॉल्यूशन के सम के बराबर होगा। ये बात बताई थी डाल्टन ने, और इसी को कहा जाता है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं अच्छा लगेगा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। और जैसा कि आपको फॉर्मूला ये दिख रहा है। अब इसका अगर हम ग्राफ बताने की कोशिश करें, ये देखिए, ये है आपका फॉर्मूला। सॉरी, थोड़ा सा यूज़ नहीं करने आ रहा है हमें। तो ये है आपका फॉर्मूला जो डाल्टन्स लॉ के थ्रू आया है। अब इसका एक ग्राफ भी आता है, आइए इस ग्राफ को थोड़ा ध्यान देते हैं, इसके ग्राफ। उससे पहले आपको एक चीज़ बताते हैं, एक सेकेंड। ये ग्राफ जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम्स में भी आता है। देखिए, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ A 1 होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 0 हो जाएगा। और उसी वक्त ये जो प्रेशर होगा वो पूरा प्रेशर 1 का होगा और उसको कहा जाएगा P0 प्योर के लिए। अब ये आया कहाँ से? आपको पता होना चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। तो अगर एक 0 हो जाएगा तो दूसरा वाला 1 रहेगा, ठीक है। अगर एक की वैल्यू 1 होती है तो दूसरा 0 होगा, क्योंकि ओवरऑल सम 0 होता है। और इसी पॉइंट पे जब वो मैक्सिमम होगा तो प्रेशर भी उसका मैक्सिमम होगा, जो कि P0 होगा। हम ये राइटिंग इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे इसको और बेटर कर लेंगे। और ये धीरे धीरे ग्राफ बढ़ेगा और चाई 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी और चाई भी मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। और वहाँ पे पूरा प्रेशर दूसरे वाले कॉन्स्टेंट का रहेगा, मतलब Pb का। यहाँ पे आप देख सकते हैं
देखिए इसी पॉइंट से आया है। तो जब चाहिए 0 रहेगा तो चाय भी 1 रहेगा, और चाय भी 0 होगा तो चाहिए 1 हो जाएगा। और यही ग्राफ होता है राउल्ट्स लॉ का। अब बढ़ते हैं हम आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन पे। देखिए अब आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन आखिरकार होता क्या है, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइडियल सोल्यूशन वो होता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो आइडियल सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब बात करते हैं ये आखिर होता क्यों है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हर चीज़ में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो चीज़ प्रेजेंट होते हैं। अब सॉल्यूट सॉल्वेंट का जो प्रेशर है वो अलग अलग में जितना है उसी के बराबर सॉल्यूशन का भी। ये देखिए लिखा हुआ है, एक सेकेंड, प्रेशर बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज सिमिलर टू द इंटरैक्शन बिटवीन सॉल्यूट और सॉल्वेंट। मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का जितना इंटरैक्शन है आपस में, ऑलमोस्ट उतना ही इंटरैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का है। अभी इसके एग्जांपल्स देखिए कौन कौन से हैं। बेंजीन एंड टॉल्विन, हेक्सेन एंड हेप्टेन, ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। सॉरी, वहीं पे अगर हम बात करने की कोशिश करें सॉरी नॉन आइडियल सोल्यूशन की, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है, जो सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरैक्शन होता है वो वीक होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट में। आइडियल सोल्यूशन में जहाँ पे वो बराबर था, यहाँ पे जो इंटरैक्शन हो जाएगा वो वीक हो जाएगा। जैसे हम अपने घर वालों से हमारी दोस्ती बढ़िया है और बाहर वालों से हमारी दोस्ती कम हो गई, ये बात तो गलत हो जाएगी, और इसी कारण से ये होता है। अब थोड़ा सा एक स्लाइड इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा बच्चों इग्नोर करिएगा। हम अभी सीख रहे हैं, नया है, जैसा कि आपको पता है, आपने प्रीवियस व्लॉग में देखा हुआ है। तो स्लाइड कहाँ से नया आएगा उसको देखने की कोशिश में है। ओके लग रहा है हम लोग को आ गया। तो एक ब्लैंक साइड इंक्लूड करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आइडियल सोल्यूशन आखिर होता क्या है, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए जो एक आइडियल सोल्यूशन होगा, आइडियल सोल्यूशन जो होगा उसकी 3 प्रॉपर्टी होगी। सबसे पहला, डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर जो होगा या डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग वो हमेशा 0 होगा, क्योंकि इंटरैक्शन जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी नहीं पड़ेगी चीज़ों को मिक्स करने में। दूसरी बात, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग जो होगा या डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर जो होगा वो भी ऑलमोस्ट इक्वल होगा। इसका भी रीज़न सेम है, क्योंकि प्रेशर और इंटरैक्शन ऑलमोस्ट सेम है। और तीसरा, ऑलवेज ओबे राउल्ट्स लॉ। थोड़ा हम धीरे लिख रहे हैं तो कीप अप करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए ये तीनों बात आपको याद रखनी होगी जो आइडियल सोल्यूशन हमेशा ही मानता है। इसके अलावा और कोई भी चीज़ नहीं होती है। अगर ये तीनों है तभी आइडियल सोल्यूशन होगा। अब रिवाइज कर लेते हैं, राउल्ट्स लॉ क्या होता है आपको बताया गया है। थोड़ा कलर चेंज करके लिखने की कोशिश करते हैं। अब नॉन आइडियल सोल्यूशन जो होगा वो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग 0 नहीं होगा, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग 0 नहीं होगा, और राउल्ट्स लॉ को भी फॉलो नहीं करेगा। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन वही होता है जो इन तीनों चीज़ों को फॉलो ना करे। और आखिर राउल्ट्स लॉ है क्या, P इज इक्वल टू के, ओ सॉरी ये तो हेनरीज लॉ हो गया। राउल्ट्स लॉ कहता है P इज इक्वल टू P नॉट इंटू चाई, जहाँ पे P नॉट प्योर है, P पार्शियल वेपर प्रेशर है और चाई मोल फ्रैक्शन है। और ये कहता है P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चाई। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे आपको इंटरैक्शंस दिख रहे हैं। देखिए एक आइडियल सोल्यूशन है जहाँ पे ऑलमोस्ट इंटरैक्शंस बराबर हैं, पर जैसे ये डेविएशन शो करेगा, थोड़ा सा ब्लर है इसलिए इसको छोटा करते हैं। ये देखिए डेविएशन शो करेगा, जहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन होगा वहाँ पे इंटरैक्शंस कम होंगे, इसलिए वो बाहर निकलेंगे, और नेगेटिव वाले में इंटरैक्शंस थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे, स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे, तो नीचे ज़्यादा रहेगा। अब देखिए सिंपल सी बात करते हैं कि अगर हमारे घर वाले ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे तो हम घर से बाहर निकलने की कोशिश कम करेंगे, मतलब इंटरैक्शन ज़्यादा होगा तो हम बाहर कम निकल पाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले ग्राफ पे, जहाँ हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को।
अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आखिर होती क्या है बच्चों? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती है। तो आइए यहाँ देखते हैं। तो इट इज़ डिपेंडेंट बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स रेशियो बिटवीन टू द टोटल नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। मतलब ये सॉल्यूट पार्टिकल्स और सॉल्वेंट पार्टिकल्स के रेशियो पे डिपेंडेंट होती है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे ही बेसिकली ये डिपेंड करेगी। अब 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको पढ़नी होगी, मतलब किस पे डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको पढ़नी होती है: बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आइए पहले से स्टार्ट करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से। तो आइए देखते हैं ये क्या कहता है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहता है कि जब किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वो कम हो चुका है। तो हमें उसको इक्वेट करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करना पड़ेगा, और अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं करेंगे तो काम बिगड़ जाएगा। आइए देखते हैं। On adding a non-volatile solute to the solvent, the vapor pressure of the solvent gradually gets lowered. अब देखिए नॉन वॉलेटाइल बोला है, ध्यान दीजिएगा। This occurs because adding the non-volatile solute surface occupied by both solute and solvent molecule at a given temperature. मतलब दोनों का मॉलिक्यूल आ जाएगा, उसे घेर लेगा, जिससे हमें दिक्कत हो जाएगी। तो आइए इसका डेरिवेशन भी करके आपको दिखाते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ब्लैंक स्लाइड ऐड करते हैं और दिखाते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। थोड़ा सा अभी बच्चों सीखा जा रहा है, तो ये सबसे पहला डेरिवेशन हम करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए। तो हमें क्या पता है? P इज़ इक्वल टू P0 इंटू चाई। अब क्योंकि लोअरिंग हो रहा है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि P अपॉन P0 इज इक्वल टू चाई, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और क्योंकि लोअर हो रहा है तो हम दोनों साइड 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड। अब देखिए बोथ साइड से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? 1 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल टू 1 माइनस चाई। इसे चाई 1 कर देते हैं, सॉल्यूट मान लेते हैं। तो अब जब करेंगे तो ये हो जाएगा P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल टू चाई 2। अब ये कहाँ से आया? आपको पता था चाई 1 प्लस चाई 2 इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा। तो ये आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, पूरा P0 माइनस P अपॉन P0। तो आपसे वो पूछेगा तो आपको ये लिखना पड़ेगा। यही आपका पहला फॉर्मूला है। ये देखिए पहला फॉर्मूला बच्चों आप लिखते जाइएगा ताकि आपको आराम होगा। ये PDF आपको दिया जा सकता है। अब बढ़ते हैं हम अगले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे, जो कि है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आइए देखते हैं ये क्या कहता है। यहाँ पे भी हमारा मेन काम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर को इक्वल करना। अगर हम किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वो कम हो जाएगा। तो हमको बराबर करने के लिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं ये क्या कह रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट जब हम बढ़ाएंगे तो यही कारण से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वेट करना पड़ेगा ताकि बराबर रह सके। और नॉन वॉलेटाइल लिक्विड, ध्यान दीजिए बच्चों, बार बार नॉन वॉलेटाइल कह रहा है, कुछ और नहीं कह रहा है। प्योर सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेज। देखिए वेपर सॉल्यूशन क्या हो रहा है बच्चों? कम हो जा रहा है। सो टू मेक द वेपर प्रेशर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमें देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करना है। टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन हैज़ टू बी इंक्रीज्ड। अब हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करना है, इसलिए हमें वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, और इसी कारण से होता है। अब आइए देखते हैं इसका फॉर्मूला आखिर क्या होता है। तो फॉर्मूला नंबर 2 पे आते हैं। ये कहता है चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, और वो आता है Kb। तो फॉर्मूला हो जाता है TB इक्वल टू KB इंटू M। अब देखते हैं Kb को कहते क्या क्या है। तो Kb के ये नाम है। सबसे पहला बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट,
क्या कहते हैं बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, ये आपके न्यूमेरिकल में दिया रहता है। और दूसरा इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछता है, तो आपको लिखना पड़ता है कि ये क्या कहा जाता है। अब आइए वापस चलते हैं स्लाइड पे और तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए यहाँ पे भी ऑलमोस्ट वही चीज़ हो रही है कि जैसे ही हम किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। कम होने के बाद हमें उसकी फ्रीजिंग पॉइंट कम करनी पड़ती है ताकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर कर सके। तो देखिए क्या कहता है, अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू अ प्योर सॉल्वेंट, इट रिड्यूसेस द वेपर प्रेशर। देखिए यहाँ भी लोअर्ड हो रहा है और हमें बढ़ाना पड़ रहा है, देख रहे हैं आप, वेपर प्रेशर ग्रेजुअली गेट्स लोअर्ड, और यहाँ पे भी वेपर प्रेशर कम हो जा रहा है सॉल्वेंट का। तो इक्विलिब्रियम के लिए सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर जो है वो कम करना होगा, और इसके मेज़रमेंट को कहते हैं क्रायोस्कोपी। आइए इसका भी फॉर्मूला देखते हैं। हाँ, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ कहता है। ये कहता है डेल्टा टी एफ जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है जिसको कम कर रहे हैं, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। यहाँ पे भी प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट लगेगा और उस कांस्टेंट को कहते हैं के एफ। अब आइए देखा जाए, के एफ के भी कुछ नाम होंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। के एफ को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, या फिर क्या कहेंगे, अभी देखिए आपने पढ़ा है कि क्रायोस्कोपिक तरीका होता है तो इसे कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये देखिए एक फॉर्मूला ये था आपका TB = KB × M। इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं ताकि आपको दिखता रहे और आप इसमें से अलग कर पाएँ। अब आगे बढ़ते हैं आपकी चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे, जो है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब पहले जानते हैं कि बच्चों ऑस्मोसिस होता क्या है। ऑस्मोसिस होता है कि जब सॉल्वेंट मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और जब दोनों का प्रेशर बराबर होगा, आने से उसको रोका जाएगा, तो उसी प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। जब उस इनवर्ड मूवमेंट को या आउटवर्ड मूवमेंट को ऑस्मोसिस के कारण जो होगा उसे रोका जाएगा। तो अब देखिए क्या कहता है, टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वी नीड टू अप्लाई सम एक्स्ट्रा प्रेशर फ्रॉम द सोल्यूशन साइड। क्या और ऑस्मोटिक प्रेशर उसी को कहते हैं, इसी को ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कहते हैं। जब उधर से आ रहा है और इधर से भी आ रहा है तो उसको रोकने के लिए जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे हम अपनी तरफ से, उसी एक्स्ट्रा प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब आइए देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, यहाँ तो फॉर्मूला लिखा है पाई = N2/V × RT या पाई = CRT, और एक्चुअली ये C है क्या, पहले इसको हाईलाइट कर दें ताकि आपको पता रहे कि आपका फॉर्मूला क्या है। C जो होता है उसको कहते हैं मोलैरिटी। C को क्या कहते हैं बच्चों, मोलैरिटी कहते हैं। अभी तक हमने जहाँ पे पढ़ा मोलैलिटी पढ़ा, यहाँ मोलैरिटी पढ़ा। एक क्वेश्चन इसमें से आता है, आपको दे देगा कि इक्विमोलर या फिर आइसोटोनिक सोल्यूशन है। कैसा सोल्यूशन है बच्चों, आइसोटोनिक सोल्यूशन। जैसे ही आपको क्वेश्चन में आइसोटोनिक दे देगा, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सुंदर लगे, वैसे ही आप ये समझ जाएंगे कि आपको वहाँ पे π1 = π2 लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, π1 = π2, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1 = ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 2। इसी से आपका आइसोटोनिक का न्यूमेरिकल होगा। तो यहाँ पे स्लाइड आपकी ख़त्म होती है, इसको हम सेव कर लेते हैं। आइए देखा जाए इसका नाम क्या रखा जाए। SD कार्ड में सेव करते हैं। सॉल्यूशन तो पहले से है तो सॉल्यूशन पार्ट 2 कर देते हैं। वैसे इसको चलाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, तो आप लोग के लिए लाया गया है, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, हमें सपोर्ट करिए। इस महीने हमें 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा ताकि